हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में इसके लिए क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है ऑब्टेन द करंट I1 यूजिंग KVL, इट मींस बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर हमें यहाँ करंट I1 फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे कितने लूप है वो चेक करेंगे। लूप इट मींस मेश। फिर जितने भी लूप्स होंगे सभी लूप्स में 1 by 1 KVL अप्लाई करके उसकी इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उसके थ्रू हम करंट I1 फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर्किट को यहां समझ लेते हैं। सर्किट में अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे 3 सोर्सेस है। देखो यहां पे 10 वोल्ट इट मींस ये एक वोल्टेज सोर्स है, लेकिन यहां पे 2 करंट सोर्सेस दिए हैं। देखो 10 एम्पियर का करंट सोर्स और 5 एम्पियर का करंट सोर्स। और यहां पे अगर फिलहाल चेक करेंगे लूप्स करंट सोर्स के वजह से आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ लूप्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ये सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। इतना बड़ा सर्किट है, इतने बड़े सर्किट में KVL डायरेक्टली अप्लाई करने के बजाय ये सर्किट को थोड़ा सा पहले रिड्यूस कर लो बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इट मींस हम क्या करेंगे, हम ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये करंट सोर्स है, इसको भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी। उससे क्या होगा, सर्किट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और यहां पे इतने सारे जो लूप्स है वो भी यहां से हट जाएंगे और सिर्फ 2 या 3 लूप बचेंगे और फिर हमें KVL अप्लाई करने में आसानी होगी। तो चलो उसके लिए ये सर्किट को हमें रीड्रॉ करके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने न्यू सर्किट ड्रॉ करना शुरू किया है। सबसे पहले हम ये जो लास्ट वाला वोल्टेज सोर्स है उसको हम यहाँ पे एज इट इज शो करेंगे, प्लस माइनस 10 वोल्ट ये एज इट इज है। देन उसके पैरेलल में जो 10 ओहम है वो भी यहाँ पे एज इट इज रहेगा और ये ऊपर का 5 ओहम ये भी यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, देन ये जो 10 ओहम है वो हम यहाँ पे शो कर लेंगे इस तरह से। और अब जैसा हमने कहा था कि हमें करंट सोर्स को यहाँ पे कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप ये सर्किट में प्रॉपर्ली चेक करेंगे, यहाँ पे करंट सोर्स के पैरेलल में ये 5 ओहम का रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का यूज करके इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर का और उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओहम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताते हैं। दैट इज I है, कितना है I 10 एम्पियर और यहाँ पे R कितना है 5 ओहम है। तो वोल्टेज कितना मिलेगा, वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें ओम्स लॉ का यूज करना है। तो V इक्वल्स टू IR ऐसा होता है, दैट इज 10 × 5। तो ये क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स का वैल्यू ये इस तरह से रहेगा। तो फाइनली इसके थ्रू जो वोल्टेज सोर्स मिलने वाला है वो हमने यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे हम प्लस ऊपर और माइनस नीचे शो कर लेंगे और ये वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा 50 वोल्ट। तो ये हम शो करेंगे 50 वोल्ट। ठीक है, इसका प्लस ऊपर इसीलिए है क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए इसका प्लस ऊपर है। ठीक है, और इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस अब आपको वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अप्लाई करना है। तो ये देखो ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में ये 5 ओहम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिए। ये वही रेजिस्टेंस है जो इसके पहले करंट सोर्स के पैरेलल में था। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स आपको पता होना चाहिए। वैसे इसके पहले हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, उसमें जो हमने फर्स्ट लेक्चर उसका अपलोड किए थे उसमें हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के सभी रूल्स बताए थे। वो रूल्स वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ हमने पहले करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। ये IR, तो ये IR को कन्वर्ट किए तो ये बन गया VR। ठीक है, V और R सीरीज में होते हैं इस तरह से। और अब ये करंट सोर्स की बारी यहाँ पे, और हमें क्या करना है, ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सेम टेक्निक का हम यूज करेंगे। ये करंट सोर्स के पैरेलल में देखो ये 1 ओहम का रेजिस्टेंस है, हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो हमने कैलकुलेशन लिखा है, एग्जाम में इस टाइप का कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया है। ये कोई फेयर वर्क नहीं है, ये आपको रफली करना है। या तो आप ऐसे ही वहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये शो करने की आंसर शीट में जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे करंट सोर्स का वैल्यू है 5 एम्पियर का, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है 1 ओहम का। वोल्टेज फाइंड आउट करना है, वोल्टेज V इक्वल्स टू IR। बिल्कुल यही फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। IR दैट इज 5 × 1, तो ये हो जाएगा दैट इज 5 वोल्ट। यहाँ पे अब हम डायरेक्टली लिख लेंगे, तो ये हमने लिखा कितना 5 वोल्ट इस तरह से। और इसका प्लस माइनस कहाँ रहेगा, देखो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर में है
तो इसका प्लस ऊपर रहेगा और माइनस नीचे रहेगा। और ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में वही रेजिस्टेंस रहेगा जो करंट सोर्स के पैरेलल में है। देखो यहाँ पे करंट सोर्स के पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस है, 1 ओम का है, तो वही 1 ओम का रेजिस्टेंस ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रहेगा। तो इस तरह से फाइनली यहाँ पे जो दो करंट सोर्सेस थे, दोनों करंट सोर्सेस को हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। और अब देखिए ये न्यू सर्किट आपके सामने है। यहाँ पे टोटल 3 वोल्टेज सोर्सेस है और ये देखो ये पहला वोल्टेज सोर्स, दूसरा, तीसरा। हम इसको अब आसानी से बाय यूजिंग केवीएल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें केवीएल से सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें लूप चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे कितने लूप है। करंट सोर्स की वजह से यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लूप्स दिखाई दे रहे थे, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किए। सर्किट रिड्यूस हो गया और अब यहाँ पे सिर्फ 3 लूप्स बची है। देखो ये पहला लूप, ये दूसरा लूप, तीसरा लूप। अब हमें क्या करना है, ये तीनों लूप में केवीएल अप्लाई करना है। तो चलो केवीएल अप्लाई करेंगे, लेकिन केवीएल अप्लाई करने के लिए तीनों लूप में करंट का डायरेक्शन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या कंसीडर करना, ये पूरा चॉइस आपका है। या तो क्लॉकवाइज कंसीडर करो, या तो एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करो, या तो मिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, तीनों लूप में हम करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर लेते हैं। ठीक है, लूप 1 में वोल्टेज सोर्स में प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करंट का डायरेक्शन ये हमने क्लॉकवाइज ले लिए। ये करंट को हमने नाम दे देंगे I1। वैसे जो करंट हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है I1, वो हम यहाँ पे शो कर लेंगे। देखो ये करंट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट I1, तो वो करंट I1 हमने यहाँ पे शो किया है। तो फिलहाल ये लूप 1 में हमने करंट ले लिया है क्लॉकवाइज और वो करंट को नाम दे दिया I1। सेकंड लूप में चलो, सेकंड लूप में भी हम यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन शो करेंगे। तो ये हमने शो किए और ये करंट को हम नाम दे देंगे, दैट इज I2। देन लूप 3 में चलते हैं। लूप 3 में भी हम करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लेंगे और ये करंट को हम नाम दे देंगे I3। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कहेंगे कि सर थर्ड लूप में प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो हमने आपको क्या कहा था, हमने ये कहा था कि या तो तीनों में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लो, या तो तीनों में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लो, या तो मिक्स लो। अगर आपने थर्ड लूप में एंटी क्लॉकवाइज लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों में क्लॉकवाइज रहने दो, उसमें एंटी क्लॉकवाइज रहने दो, तो भी चलता है। फाइनल आंसर एक ही आता है। आपका बस सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डायरेक्शन में ही कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेना या एंटी क्लॉकवाइज लेना कि मिक्स लेना, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। तो डायरेक्शन कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने चलो तीनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लिए, तो तीनों का डायरेक्शन अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे और अब अगर हमें यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना है तो 3 लूप इक्वेशन बनेंगी। फिर वो तीनों लूप इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, या तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे, तो आसानी से हमें करंट I1 मिल जाएगा। तो चलो पहले लूप में हम केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1, अप्लाई केवीएल इन लूप 1। ठीक है, लूप 1 में कितने एलिमेंट्स है चेक करो। लूप 1 देखो, लूप यानी ही मेश, तो ये लूप 1 में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, इट मीन्स यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा उसमें 5 टर्म्स आएंगी, ये कंफर्म है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें स्टार्ट करना है तो केवीएल का रूल अप्लाई करो। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में हमने जो रूल्स का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, बिल्कुल वही रूल यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या रूल यूज किए थे, हमने रूल ऐसा बताए थे कि वोल्टेज सोर्स में अगर करंट नेगेटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव मिलो, और अगर वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव मिलो। ये रूल का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका अपोजिट रूल लिए तो भी चलेगा। हमेशा कोई भी एक रूल का यूज करके आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके दिया होता है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिक्स होता है, कुछ बुक्स में सभी एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो कुछ बुक्स में सभी के सभी क्लॉकवाइज होता है। कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर हमेशा एक ही आता है। तो हमेशा एक ही मेथड अप्लाई करके आपको प्रैक्टिस करना है, मेथड बार बार चेंज मत करो। तो यहाँ पे हमने सभी के सभी क्लॉकवाइज ले लिए और अभी जो हमने रूल बताए थे बस वो रूल हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ये वोल्टेज सोर्स से अगर स्टार्ट करना है तो चलो चेक करते हैं ये वोल्टेज सोर्स में ये जो लूप करंट I1 है ये निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है या पॉजिटिव साइड से। तो ये जो लूप करंट I1 है ये वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में हम लेंगे, तो ये दैट इज रहेगा -50। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ो और ये 5 और 5 में से फ्लो होने वाला करंट कितना, दैट इज I1, तो ये हम लिखेंगे
दैट इज 5 इंटू I1, ठीक है। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको कंसिडर करना होता है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप दैट इज 5 इंटू I1 इस तरह से। देन ये जो एलिमेंट है 10 ओम का रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 10 इंटू I1, तो हम लिखेंगे प्लस 10 इंटू I1। देन इसके बाद यहाँ आएंगे तो ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस। 1 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप अगर फाइंड आउट करना है तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, तो ये हम लिखेंगे 1 इंटू I1 माइनस I2, क्योंकि वो जो है वो कॉमन एलिमेंट है। 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो कॉमन है दोनों लूप के लिए, लूप 1 के लिए भी, लूप 2 के लिए भी। इसका मतलब ये ब्रांच में लूप 1 का करंट भी फ्लो हो रहा है, लूप 2 का करंट भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हम लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो लूप 1 का करंट लूप 2 के करंट से बड़ा है ऐसा मान लो, तो फाइनली ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I1 माइनस I2, तो ये हमने इस तरह से लिखे, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये 5 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और इसमें करंट कौन से साइड से एंटर कर रहा है वो चेक करो। तो ये जो करंट I1 है ये वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो ये जो करंट I1 है वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो इसका वैल्यू प्लस मिलेंगे, तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो हमने कहा था कि ये लूप में टोटल 5 एलिमेंट्स थे, ठीक है, 1 2 3 4 5। इट मीन्स यहाँ पे 5 टर्म्स बनना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 टर्म्स बनी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके थ्रू एक साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये देखो ये -50 और ये +5, ठीक है, तो ये हो जाएगा -45। राइट साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा +45। यहाँ सभी I1 को ऐड करो, ये 5, देन ये 10 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 ऑफ I1, ठीक है, और ये हो जाएगा -I2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 45। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देखो हमने क्या किया, लूप 1 में KVL अप्लाई कर लिए और लूप 1 में KVL अप्लाई करके ये हमने फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लिए। बिल्कुल इसी तरह से अब हम सेकंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप 2। तो देखो लूप 2 में अप्लाई करते समय लूप 2 में टोटल कितने एलिमेंट्स है वो चेक करो। तो ये लूप में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 टर्म्स का इक्वेशन बनने वाला है और सॉल्व करने के लिए रूल बिल्कुल वही है। तो चलो अब हम यहाँ पे लूप 2 में आते हैं और यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। लूप 2 में देखो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है I2, तो सबसे पहले चेक करो कि ये जो करंट I2 है ये वोल्टेज सोर्स में कौन से साइड से एंटर कर रहा है। देखो ये वोल्टेज सोर्स का प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो ये वोल्टेज सोर्स में ये करंट I2 निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको सभी प्लस में ले लेना है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस में। तो 1 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सबसे पहले 1 और 1 में से फ्लो होने वाला करंट अब क्या होगा, I2 माइनस I1, तो ये हम लिखेंगे +1 इंटू I2 माइनस I1, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये कॉमन ब्रांच है, तो ये इसमें से दोनों करंट फ्लो होंगे, I1 भी और I2 भी। तो फाइनली इसमें से फ्लो होने वाला करंट अब I2 माइनस I1 हो जाएगा, क्योंकि अब हम लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जो लूप के लिए सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट दूसरे लूप के करंट से बड़ा है ऐसा मान के चलना पड़ता है। तो ये लूप का करंट I2 ये लूप के करंट से बड़ा है, इट मीन्स I2 I1 से बड़ा है, इसलिए इसमें से फ्लो होने वाला करंट अब I2 माइनस I1 ऐसा हुआ। इसके पहले जब हम लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे थे तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट I1 माइनस I2 था, क्योंकि तब लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे थे, लूप 1 का करंट बड़ा था। अब लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लूप 2 का करंट बड़ा है, ठीक है, इसलिए I2 माइनस I1। और अब यहाँ आते हैं 5 ओहम, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 5 इंटू 5 में से फ्लो होने वाला करंट I2, तो ये हम लिखेंगे +5 इंटू I2। और अब यहाँ से आगे आता है, ये देखिए 10 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस I3, तो हम लिखेंगे +10 इंटू I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। वो इसलिए क्योंकि ये कॉमन ब्रांच है लूप 2 और लूप 3 के लिए, अगर वो कॉमन है तो उसमें से दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, I2 भी और I3 भी, लेकिन रूल के हिसाब से I2 अभी बड़ा है तो I2 माइनस I3, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिए। तो टोटल यहाँ पे 4 टर्म्स का इक्वेशन बन गया, 1 2 3 4। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से हमें सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलने वाला है। तो I1 का टर्म चेक करो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे I1 का टर्म है और ये रहेगा -I1, ठीक है। I2 का टर्म देखो, I2 कितने हैं, 1 ऑफ I2, देन 5 ऑफ I2, ठीक है, देन 10 ऑफ I2, तो ये हो जाएगा टोटल 16 ऑफ I2, 16 ऑफ I2, ठीक है, ये 1 5 और ये 10। देन I3 के टर्म्स कितने हैं, एक ही है, और वो 10 ऑफ I3 ऐसा हो जाएगा लेकिन माइनस के साथ, -10 ऑफ I3,
ऐसा हो जाएगा। जब आप ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे -5 है, ये राइट साइड में जाएगा तो +5 बन जाएगा, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 5। तो ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बन गया। सेकंड लूप में हमने KVL अप्लाई कर लिए, सेकंड इक्वेशन बन गया। और अब थर्ड लूप में हमें KVL अप्लाई करना है। चलो अप्लाई KVL इन लूप 3। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप 3। थर्ड लूप में हम यहाँ पे KVL अप्लाई कर लेंगे। थर्ड लूप में कितने एलिमेंट है चेक करो। थर्ड लूप में सिर्फ 2 एलिमेंट है, ये 10 ओहम और ये वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पे KVL अप्लाई करना है, छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करो कि करंट वोल्टेज सोर्स में कौन से साइड से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव साइड से या निगेटिव साइड से। तो ये जो करंट है वो हमने स्टार्टिंग से ही क्लॉकवाइज लिए थे, और ये जो करंट I1 है ये वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो इसका वैल्यू प्लस में रहेगा, तो हम लिखेंगे 10 वोल्ट। ठीक है, देन इसके बाद ये जो 10 ओहम है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लो, तो ये हो जाएगा 10 × I3 - I2। तो ये हो जाएगा 10 × I3 - I2 = 0, क्योंकि ये कॉमन ब्रांच है, इसमें दोनों साइड के करंट फ्लो होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लूप 3 में है, तो लूप 3 का करंट लूप 2 से बड़ा है, तो इसलिए हमने इसमें से फ्लो होने वाला करंट I3 - I2 लिए है। ठीक है, बस इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करो तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे I1 तो है नहीं, सिर्फ I2 और I3 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा -10 ऑफ I2। देन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +10 ऑफ I3। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है 10 वोल्ट, यहाँ पे V लिखना नहीं है, ओनली 10 लिखना है, तो ये हमने लिखे 10। और इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -10। तो ये बन गया थर्ड इक्वेशन, थर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो जैसा हमने कहा था कि तीनों लूप में KVL अप्लाई करना है, तो तीनों लूप में हमने KVL अप्लाई कर लिए, 3 इक्वेशंस हमने बना लिए। और अब ये तीनों को हम सॉल्व करेंगे और इसके थ्रू हम करंट I1 फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट I1, इसके लिए तीनों लूप में KVL अप्लाई करके 3 इक्वेशन चाहिए थी, वो तीनों इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल गई। अब ये तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ये तीनों को सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप ये तीनों को कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको I1 I2 I3 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको साइमल्टेनियस सॉल्व नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन यह है कि आप इसको क्रैमर्स रूल का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर क्रैमर्स रूल का यूज करना है तो क्रैमर्स रूल के थ्रू क्या होता है, ये तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किया जाता है। देन आफ्टर Δ1, Δ2, Δ3 और डेल्टा जो भी है ये आपको फाइंड आउट करके सॉल्व करना होता है, आसानी से करंट I1 मिलता है। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आएगा, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो या क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व करो, आंसर एक ही आएगा। चलो हम एक काम करते हैं, यहां पे आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। ये तीनों को पहले हम कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे कैलकुलेटर सबसे पहले ले लेंगे, ये हमने कैलकुलेटर ले लिए। कैलकुलेटर की इक्वेशन में जाके 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये हमने ऑप्शन ले लिए। और अब सभी के यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हमें पुट करना है। तो यहाँ सबसे पहले I1 का कोएफिशिएंट 16 हम लिखेंगे 16, I2 का कोएफिशिएंट -1, I3 नहीं है तो वो उसका कोएफिशिएंट 0 और कांस्टेंट है 45। देन इक्वेशन नंबर 2 में I1 का कोएफिशिएंट -1, I2 का कोएफिशिएंट 16, I3 का कोएफिशिएंट -10 और कांस्टेंट है 5। इक्वेशन नंबर 3 में I1 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0, I2 का कोएफिशिएंट -10, I3 का 10 और राइट साइड में -10। तो ये हमने सभी कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स पुट अप कर लिए और यहाँ से अब हमें आंसर मिलने वाला है। तो I1, I2, I3 तीनों हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 I1 हमें क्या मिला, देखो यहाँ पे I1 मिल गया हमें, I1 आ चुका है दैट इज 2.789 एम्पियर। देन I2 हमें मिल चुका है, I2 है दैट इज -0.368 एम्पियर और I3 है दैट इज I3 -1.368 एम्पियर। तो इस तरह से ये हमने I1, I2, I3 फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे I2 और I3 का जो वैल्यू है वो निगेटिव में आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको निगेटिव साइन हटाने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहने दो। तो फाइनली क्वेश्चन में I1 फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो ये I1 हमने फाइंड आउट कर लिया। देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑब्टेन द करंट I1, तो ये है वो करंट I1 जो हमें चाहिए था। ठीक है, और ये हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व किए। I2 का आंसर माइनस में है, इसका मतलब ये जो हमने I2 क्लॉक
क्लॉकवाइज लिए थे वो एक्चुअली क्लॉकवाइज नहीं है, वो इसका मतलब ये लूप में एंटी क्लॉकवाइज है। I3 का आंसर भी माइनस में आया है, इसका मतलब ये लूप 3 में जो हमने I3 क्लॉकवाइज लिए थे वो एक्चुअली क्लॉकवाइज नहीं है, वो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये है। ठीक है, माइनस हटाने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहने दो। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने जैसा कहा था कि हम इसको आपको क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करके बताएंगे, तो चलो अब इसी को हम आपको क्रैमर्स रूल से यही आंसर निकाल के बताते हैं। उसके लिए हमने क्या कहा था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके सॉल्व करना पड़ता है। चलो इक्वेशन नंबर 1 2 3 तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में पहले पुट करते हैं। तो ये हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज पुट इक्वेशन 1 2 एंड 3 इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये हम यहां पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और अब मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय देखो ये क्या होगा, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेंगी। पहला मैट्रिक्स रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स रहेगा दैट इज अननोन मैट्रिक्स, और थर्ड मैट्रिक्स रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा उसमें क्या करना है, तीनों इक्वेशंस में I1 I2 I3 के जो कोएफिशिएंट्स है वो हमें पुट करना है। तो पहले इक्वेशन में है 16 -1 और 0, तो ये हम लिखेंगे 16 -1 0। इक्वेशन नंबर 2 में जाएंगे -1 16 -10, -1 16 माइनस ऑफ 10, और इक्वेशन नंबर 3 में जाएंगे 0 -10 10, तो हम लिखेंगे 0 -10 और 10। और इसके जो अननोन मैट्रिक्स है वहाँ पे आपको लिखना है I1 I2 I3 जो अननोन है, और राइट साइड में 45 5 और -10, तो हम लिखेंगे 45 5 एंड माइनस ऑफ 10। इस तरह से ये हमने तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिए, और अब हमें यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ करना है। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का यूज़ करके हमें सिर्फ यहाँ I1 फाइंड आउट करना है। तो ये हम I1 के लिए लिखेंगे I1 इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा। ठीक है, तो ये रहेगा फार्मूला बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, I1 इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा। हमें I2 I3 फाइंड आउट नहीं करना है। अगर I2 I3 फाइंड आउट करना है तो I2 के लिए रहेगा डेल्टा 2 बाय डेल्टा, और I3 के लिए रहेगा डेल्टा 3 बाय डेल्टा, लेकिन वो हमें फाइंड आउट नहीं करना है। क्वेश्चन में सिर्फ I1 कहा है, तो चलो I1 के लिए डेल्टा 1 पहले हम अलग से निकाल लेते हैं, डेल्टा वो भी हम अलग से निकाल लेते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर A। तो चलो सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा मतलब क्या है, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही डेल्टा होता है। देन आफ्टर डेल्टा 1 अगर फाइंड आउट करना है तो डेल्टा 1 के टाइम क्या करना होता है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना होता है बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स, देन उसका डिटरमिनेंट लेना होता है, तो आपको डेल्टा 1 मिलता है। तो चलो दोनों ये पहले अलग से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा की बारी, तो जैसा हमने कहा था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को यहाँ डिटरमिनेंट में पुट करना है, तो उसके एलिमेंट्स है दैट इज 16 -1 0 -1 16, देन यहाँ पे माइनस ऑफ 10, देन 0 माइनस ऑफ 10, और फिर है 10। देखो हमने क्या किए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट में पुट कर दिए, और बस ये मॉड को आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। मॉड को सॉल्व करते आना चाहिए, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा दैट इज 16, देन इसका रो और कॉलम छोड़ो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो जाएगा 160 माइनस ऑफ 100, देन माइनस ऑफ 1 का ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड टर्म माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, देन इसका रो कॉलम छोड़ो, तो ये हो गया माइनस ऑफ 10 और ये 0। तो इस तरह से, और अब बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, तो इसका आंसर आएगा दैट इज़ 950। तो हम लिखेंगे 950। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें डेल्टा मिल गया। और अब डेल्टा 1 की बारी, तो डेल्टा 1 सॉल्व करना है। तो डेल्टा 1 के लिए क्या करना है, फिर से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का हमें यूज़ करना है। तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू क्या करना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ लिखते समय फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स। 45 5 माइनस 10 यहाँ आएगा, 45 5 और माइनस 10, और रिमेनिंग जो कॉलम्स है वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हम लिखेंगे -1 16 माइनस ऑफ 10, देन 0 माइनस ऑफ 10 और 10। इस तरह से ये हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का यूज़ करके डेल्टा 1 बना लिए। और अब यहाँ पे बस इसको सॉल्व करना है। देखते हैं ये क्या आएगा, 45 का रो कॉलम छोड़ो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 160 माइनस 100 प्लस ऑफ 1, और ये हो जाएगा दैट इज़ 50 माइनस ऑफ अगेन 100। ठीक है, बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, तो देखते हैं ये क्या आएगा। तो ये आएगा दैट इज़ 2650। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें डेल्टा 1 मिल गया। और अब जैसा कहा था डेल्टा 1 और डेल्टा आपको इक्वेशन नंबर A में पुट करना है।
देखो इक्वेशन नंबर ए से हमें I1 मिलने वाला है, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर ए एम्प्लॉयज़, तो I1 इक्वल्स टू फार्मूला जो बताए थे डेल्टा 1 बाय डेल्टा, इट मीन्स 2650 बाय 950। तो इसको हमें बस कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो आंसर 100% वही आएगा, हम डायरेक्टली लिख लेंगे 2.789 एम्पियर। तो ये हमने I1 निकाल लिए। चलो एक बार इसको कैलकुलेटर से हम चेक कर लेंगे कि बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। तो ये हम लिखेंगे 2650 डिवाइडेड बाय 950, तो ये बिल्कुल सही आंसर आया है 2.789 एम्पियर। तो फाइनली क्वेश्चन में करंट I1 फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो ये करंट I1 हमने फाइंड आउट कर लिए और ये दोनों मेथड से हमने आपको सॉल्व करके बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करके बता दिए और क्रैमर्स रूल के थ्रू भी सॉल्व करके बता दिए। एग्जाम में आप ये दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड बता रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। तो फाइनली ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट मींस केवीएल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।